हमारे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है सागर इनोवेशन सेंटर। और इससे पहले हमारी पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है, वो वीडियो हमारी वोल्टेज के ऊपर थी। अभी हमारी ये वीडियो है पार्ट 2 वोल्टेज के ऊपर है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। एंड अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये पार्ट वोल्टेज के बारे में, उसमें क्या हिस्ट्री थी, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हुई पास्ट में, हमारे जो साइंटिस्ट हुए, जो हमारे ऋषि मुनि हुए, सप्त ऋषि हुए, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किए, और उस हिस्ट्री को आप जानिए। फिर आपको पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आने वाला है। आज हम पार्ट 2 में जाने वाले हैं कैसे हमारा सन 1600 के बाद में कैसे हमारे इन्वेंशन हुए, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई, किस किस का क्या क्या योगदान था। तो बने रहिए इस वीडियो में, आप बहुत मज़ा आने वाला है। तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ऋषि अगस्त्य थे जो भारत के पहले सेल निर्माता थे। बट उस टाइम चीज़ों का प्रमाण लिखित नहीं था, तो आप उसको लिख नहीं पाए, आगे पीढ़ी तक पहुंचा नहीं पाए, तो उसके कुछ साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले। एंड आज की जो वीडियो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वोल्टेज का जन्म हुआ इंडिया में। जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे हमारे यहाँ इंडिया में वोल्टेज लेके आए, कैसे करंट उन्होंने डिफ़ाइन किया, क्या किस किस स्टेज में चीज़ें एक्सपेरिमेंटल हुई। तो आज उस पर बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। इस पेज के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ 2 मिनट का। अर्लियर 1600 में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। 1800 में वोल्टेज से निर्मित एक बैटरी का डेवलपमेंट हुआ जो 1.5 वोल्ट देती थी। उसके बाद ओम्स लॉ आया। इन्होंने कैसे वोल्टेज और करंट को समझा। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो आपको तो अच्छे से वोल्टेज के बारे में पता होगा। बट जो लोग स्टडी कर रहे हैं, वे इंटर में हैं, हाई स्कूल में हैं और इंटर हाई स्कूल में आने वाले हैं, तो ओम्स लॉ को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। ओम्स लॉ ही है जो आगे आने वाले चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, और ओम्स लॉ हर चीज़ में उपयोग होने वाला है। तो जो लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं इस साल, तो उनके काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होने वाले हैं। ओके। एंड कैसे हमारा एडिशन और टेस्ला का वॉर रहा, और फिर कैसे हमारे वोल्टेज के स्टैंडर्डाइजेशन रहे, कौन कौन लोग वोल्टेज को मॉनिटर किए, रेगुलेटरी कैसे बनी। एंड देन उसके बाद में मॉडर्न इरा जो हम आज की डेट में देखते हैं, वो मॉडर्न इरा है। उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली फर्स्ट हम एसी लेते हैं चैनल से, उसके बाद ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में आती है। देन हमारे घरों में आने के बाद आजकल जो हमारे मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट हैं वो एसएमपीएस पे चल रहे हैं, और वो एसएमपीएस जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद में हम लोग फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हम A to Z जानेंगे। हमारे इस चैनल पे एक एक वीडियोज़ आती रहेगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। कौन सा कंपोनेंट है, क्यों लगा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, उसमें कितना करंट होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, फ्यूज जैसे सेलेक्ट करते हैं, एनटीसी सेलेक्ट करते हैं, एसएमपीएस सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ब्रिज रेक्टिफायर, तो सारा कुछ मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे हमारी इस वीडियोज़ में। तो बने रहिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड से। सबसे पहले सन 1600 की बात करते हैं। तो सन 1600 में विलियम गिलबर्ट हमारे एक खोजकर्ता कह सकते हैं, इन्वेंटर कह सकते हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि चीज़ों को रगड़ने से चीज़ें में एक चार्ज जनरेट होता है, और वो चार्ज अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कह सकते हैं, अट्रैक्ट करता है। राइट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया। इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा बात करते हैं। आप सभी लोग ने कीकरी का पेड़ देखा होगा, आप सभी लोगों ने नीम के पेड़ देखे होंगे। नीम के पेड़ पे एक छोटी सी मोम टाइप की कभी कभी देखी होगी, जैसे कहीं पेड़ फट जाता है तो वहाँ पे होती है। तो उसको बेसिकली रेजिन बोलते हैं, राल बोलते हैं। राल क्या होती है? राल बेसिकली ये होती है कि जब कोई पेड़ की तनी को आप तोड़ देते हो, या पेड़ की कोई पत्ती को तोड़ लेते हो जड़ से, काफ़ी मतलब ऐसे 2 कर देते हो, तो मोम अपने आप को पशु पक्षियों से, कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए एक अपने इटसेल्फ एक केमिकल जनरेट करता है, और वो कई सालों तक लगा रहता है पेड़ों पे, तो उसको राल बोलते हैं।
रेजिन भी बोल सकते हो आप उसको। तो ये जो राल होती है बेसिकली ये इनके पास कहीं रखी हुई थी, तो ये शायद कहीं पेपर को रगड़ रहे थे या कहीं पर रगड़ रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जिस टेबल पर ये थे वहाँ रगड़ने के बाद में उसको जब उन्होंने टेबल पर रखा तो उससे पेपर चिपक गए। ऐसे आप जैसे बच्चे कभी रगड़ते हैं किसी चीज़ को, तो चिपका कर देखते हैं कि पापा मैग्नेट बन रही है, या टीचर से बोलते हैं टीचर मैग्नेट बन रही है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, अनजाने में किया या जानबूझ के किया या हो गया इनसे जानबूझ के, ये तो सन 1600 की बात है, काफ़ी पुरानी। फिर इन्होंने उसकी तुलना मैग्नेट से की, क्या मैग्नेट में भी ये होता है। तो मैग्नेट तो सिंपल सी बात है कि मैग्नेट तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही रहती हैं। तो मैग्नेट में बेसिकली चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, बट उसका मैग्नेटिज्म गुण कभी ख़त्म नहीं होता है। और मैग्नेट को आप अच्छे से थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ में जब हम जाएंगे, इंडक्टर डिज़ाइन करेंगे, तो मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, राइट। तो इन्होंने देखा कि जो मैग्नेट है वो तो चीज़ों को अट्रैक्ट करके छोड़ती नहीं है, अट्रैक्ट करके रखी रहती है, बट जो आपका अंबर के द्वारा बनाई गई वो थी मैग्नेट, वो कुछ समय के बाद में उसने अपना फेनोमिना चेंज कर दिया और वो पेपर को छोड़ देती है, राइट। सो इन्होंने जो इसको दिया वो इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि इलेक्ट्रियस ग्रीक शब्द है उसका, इलेक्ट्रॉन शब्द दिया कि ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हमारा ये इलेक्ट्रॉन आया। तो विलियम गिलबर्ट के बारे में आपको बता दिया। अब चलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज में आप जैसे घर पे बैठे होते हो, तो आप जैसे कुर्सी पे बैठे हो, ऑफिस में मैक्सिमम तो ऑफिस में ही होता है, घर पे तो खैर आप उतने कंडक्टिव नहीं रहते हो चीज़ों से। आप जैसे घर पे रहते हो तो घर पे क्या होता है कि आप किसी कुर्सी पर ऑफिस में आप किसी कुर्सी पे बैठे हो और बैठे बैठे ही आप उठ के जाते हो, दरवाज़ा खोलते हो ऑफिस में, तो एकदम से आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है और वो इतना ज़बरदस्त होता है, कई बार आपको शॉक भी लगता है, राइट। सो वो जो कॉन्सेप्ट था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में दिया। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये विलियम गिलबर्ट की रिसर्च से प्रभावित थे, और चूँकि अगर आप समय देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 100 साल हो गए, 40, 50 और 100-150 साल के आसपास की ये बात है। एक्सपेरिमेंट होते रहे, चीज़ें चलती रही, मॉडर्नाइजेशन होता रहा, लोगों को इतना वो नहीं था कि कैसे चीज़ों को करना है, क्योंकि साधन बहुत सीमित थे। सीमित साधन मीन्स जब आप कोई भी इन्वेंशन करते हो तो आपको एक प्रॉपर साधन चाहिए होता है। आज की डेट में तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बनाओगे, किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो अगर आप उसको नेट पर डालते हो तो उससे रिलेटेड हज़ार आइडियाज़ आपके अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो फ्रैंकलिन ने क्या किया, बेसिकली एक पतंग ली, राइट। तो इन्होंने ये जानने की कोशिश की जो आसमान में बिजली कड़कती है बादलों के बीच में, तो क्या वो भी तो वो क्या चीज़ है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ और हो। और वो बेसिकली जानना चाह रहे थे कि वो इलेक्ट्रिसिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, राइट। सो इन्होंने पतंग ली। पतंग लेने के बाद में पतंग को जो धागा था उस धागे को हल्का सा इन्होंने मॉइस्चराइजेशन, मतलब कोई पानी से भिगोया या किसी चीज़ से भिगोया, और उसको जो है इन्होंने एंड में, जो पतंग का एंड वाला धागा एंड पॉइंट होता है, वहाँ पे एक चाबी बांध दी, राइट। और पतंग को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। पतंग अपनी हवा में उड़ रही थी, लेकिन उस दिन जो वेदर था वो क्लाउडी वेदर था, बादल चमक रहे थे और बारिश पड़ने वाली थी। ऐसा उस टाइम पे इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि जब बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है, वो हम अगली स्लाइड में आपको समझाएंगे अच्छे से। तो इन्होंने पतंग को उड़ाया, पतंग अपने आसमान पे थी। बाई लक जो पतंग थी उसमें उसी टाइम बिजली कड़की वहाँ पे। तो वो बिजली जब कड़की तो वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू, क्योंकि वायर एक्चुअल में इंसुलेटर ही है, बट अगर उसमें पानी आ जाता है तो वो थोड़ा सा कंडक्टिव हो जाती है। तो वो जो चार्ज था, आसमान का जो चार्ज था, वो चार्ज बेसिकली इकट्ठा हो गया चाबी के ऊपर, और जैसे ही इन्होंने चाबी को टच करा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हुआ भयंकर, राइट। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज जाता है। यहाँ से वोल्टेज का कुछ कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। जैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, काफ़ी मतलब इंजीनियरिंग जगत में हलचल हो गई। अब यही होता है कि जैसे मैंने कोई आविष्कार कर लिया या मैंने कोई चीज़ ढूंढ ली, तो पूरे एक समाज में उस सिस्टम से जो चीज़ें लॉबी होती है उसमें चीज़ें फैलने लगती हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ तो मैं कोई कॉस्ट कटिंग पे काम करता हूँ,
तो अगर मैं वो कॉस्ट कटिंग को कर लेता हूँ और प्रूफ कर देता हूँ कि मेरे 50 रुपये या 100 रुपये बच रहे हैं, तो वो क्या होता है कि इंडस्ट्री में एकदम तेज़ी से फैलने लगती हैं चीज़ें। तो वो नेक्स्ट कंपनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करती है, फिर उससे अगली कंपनी भी इम्प्लीमेंट करती है। तो समथिंग ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने ये देखा कि हाँ ऐसे हम चार्ज को इकट्ठा कर सकते हैं और उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं अर्थ के थ्रू, ग्राउंड के थ्रू, राइट। तो यहाँ से फिर चीज़ें बदलनी शुरू हुई, काफ़ी चीज़ें बदल गई। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ख़तरनाक था और मैं बच्चों से, अगर जो भी बच्चे या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, अगर ये वीडियो देख लेते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर अ सेफ्टी पर्पस आप इसको, एक्सपेरिमेंट को दोहराएं ना। आज के टाइम में बहुत ख़तरनाक हो सकता है और बड़ी बड़ी हाई 5-5 किलो वोल्ट की और 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी लाइनें ऊपर से जा रही हैं। कहीं गलती से उधर टच हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करें ना, इसलिए आप वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली कैसे बनती है, राइट। सो फिज़िक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा और काफ़ी चीज़ों सभी को पता है, हर सीज़न में मानसून होता है, बारिश पड़ती है, बिजली कड़कती है। बट बिजली कड़कती क्यों है एंड बिजली पैदा कैसे होती है? तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो अर्थ है, तो वो अर्थ गोल है, सबको पता है। तो अर्थ का जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। और जो अर्थ इटसेल्फ सेंटर है, तो अर्थ बेसिकली क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन्स को सोखने वाला एक, मतलब कह सकते हैं कि एक कंडक्टर है जिसका वोल्टेज पोटेंशियल 0 होता है। मतलब अर्थ पे आप कोई भी चीज़ टच करते हो तो वो न्यूट्रल हो जाती है। तो अर्थ जब आप 4 या 5 हमारे जो बेसिक्स कंडक्टर्स होते हैं उसमें से अर्थ को हम सबसे लास्ट में रखते हैं, बट बहुत प्रभावशाली होता। तो इसमें होता क्या है कि एटमॉस्फेयर है, सूरज की रोशनी आती है, पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद भाप बनता है, भाप बनने के बाद में भाप ऊपर जाती है। अब आपको ये पता है कि भूगोल में जब हम सब लोगों ने स्टडी किया है, जब हम सब हाई स्कूल में, इंटर में थे, तो हर 1 किलोमीटर यानी कि सतह से अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 5 डिग्री 3 से 5 डिग्री के आसपास मोटा मोटा सा टेम्परेचर डाउन चला जाता है। मीन्स अगर अर्थ का सरफेस है, अगर हम अर्थ के सरफेस की मिट्टी जहाँ हम खड़े हैं उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर सपोज 35 डिग्री है। सो अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाऊँगा तो वो 30-32 के आसपास आ जाएगा। फिर उसके ऊपर जाऊँगा तो 32 में से 5 या 4 कम कर देंगे, तो इस टाइप से कम होता चलता है। तो आसमान जहाँ पे बादल बनते हैं, कंडेंस होते हैं, तो वो कंडेंस का टेम्परेचर जो है माइनस की तरफ होता है, तो वो चीज़ ठंडी होती है। तो थ्योरी है कि अगर जब चीज़ को गर्म करते हैं तो वो ऊपर उठती है गर्म हवा और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। तो बस यही होता है कि गर्म हवा नीचे से नेगेटिव चार्ज लेके जाती है, ऊपर से पॉजिटिव हवा पॉजिटिव चार्ज होती है और ये एक दूसरे से क्लैश होते हैं। तो 1000 ऑफ वोल्ट की जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, स्पार्क जनरेट होता है। वही हमें ये, अगर आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, तो वो बिजली के रूप में यहाँ पे गिरती है, राइट। अब आते हैं गरज के साथ। जब ये इलेक्ट्रिसिटी 1000 ऑफ वोल्ट्स में होगी, मतलब 50,000 वोल्ट, 1 लाख वोल्ट, 5 लाख वोल्ट, समथिंग लाइक दैट। सो वो जब बिजली गिरती है तो जिस जगह से जाएगी उस जगह की जो एयर है उसको गर्म कर देती है, और इतना गर्म कर देती है उसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो जब 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हवा एकदम से पतली हो जाती है और एकदम से फैलने लगती है। और जब हवा एकदम से फैलती है तो वो साउंड वेव जनरेट करती है, जैसे कि हमारा एरोप्लेन हो गया, जेट इंजन हो गया। तो जब जो हमारा जेट विमान है जो हम मिलिट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जब वो साउंड यानी कि 1 मैक 2 मैक 5 मैक की स्पीड से जाता है तो वो हाइपरसोनिक साउंड क्रिएट करता है। और वो हाइपरसोनिक साउंड ही यही होते हैं कि गर्म होने लगती है एयर, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है होता है एयर का, वो कम हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हवा बहुत पतली हो जाती है। तो वो साउंड वेव में ट्रैवल करने लगते हैं। तो उसकी वजह से जब बिजली गरजती है, तो बिजली गिरती है तो फिर हमें साउंड भी सुनाई देती है कुछ समय के बाद में। तो वो एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट है। सो ये बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मैंने आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है।
राइट। इसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है आपका, अगर आप देख पा रहे हैं इधर, तो बर्थ ऑफ वोल्टेज कॉन्सेप्ट 1700 से 1800 के आसपास की ये बात है। इनका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। यस, एलेसेंड्रो वोल्टा ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉडर्न युग की पहली बैटरी बनाई। हम लोगों ने जो घरों में सेल यूज़ करते हैं, प्राइमरी सेल यूज़ करते हैं जो रिमोट में डालते हैं, वो इन्हीं की कॉन्सेप्ट पे है। और इनको जो कॉन्सेप्ट मिला होगा या इन्होंने स्टडी किया होगा अपने टाइम में, वो किया होगा अगस्त्य गुरुजी, जो हमारे सप्तमुनि में से एक थे, जो राम के और लक्ष्मण के युद्ध विद्या के गुरु थे। उन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र चलने सिखाए थे, तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इन चीज़ों का आविष्कार किया था। तो हो सकता है कि अब अंग्रेज़ आए थे, ग्रंथ लेके हों, पढ़ने का शौक़ होता है, लाइब्रेरी में सब लोग बैठते हैं, तो मैं भी हो सकता है कोई ग्रंथ पढ़ा हो जिसमें कुछ ये चीज़ें ऐसे लिखी हों। ओके, तो इन्होंने 1700 से 1800 के बीच में सेल बनाया। इन्होंने क्या किया, सेम कॉपर लिया, जिंक लिया, नमक के घोल यानी कि कॉपर रेड वाला, राइट, ब्राउन वाला जिंक, कॉपर हमेशा पॉजिटिव धनात्मक, जेड इन निगेटिव, NaCl.H2O, नमक पानी के साथ मिक्स करके इन्होंने एक वोल्टेज पाइल बनाया, मीन्स एक सेल नुमा सिस्टम बनाया। तो उसमें इन्होंने ये देखा कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसको टच करते हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी 1.5 वोल्ट की प्रोड्यूस होती है। ये सेम वैसे ही है जैसे कि अगस्त्य ने वो किया था। अब वोल्टेज बेसिकली है क्या? वोल्टेज बेसिकली दो पोटेंशियल होते हैं सिस्टम में, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में करंट को पुश करने के लिए, पोटेंशियल को पुश करने के लिए एक प्रेशर होता है, जस्ट लाइक ए पानी की टंकी। पानी की टंकी में आप पानी भरिए, टोंटी खोलिए, तो हमेशा पानी नीचे जाएगा, ना कि पानी ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जाएगा। तो वही चीज़ हमारी इलेक्ट्रॉन्स में होती है। जहां हमारा हाई पोटेंशियल होता है वो लोअर पोटेंशियल के साइड में भागने की कोशिश करता है। अगली थोड़ी 1-2 स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे हम डिफाइन करते हैं और उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो वीडियो है बीच में, इसको स्किप मत करना, वरना आप वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को मतलब समझ नहीं पाएंगे। और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट अगर आपको अब समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप हाई स्कूल में जाने वाले हैं या आप इंटर में हैं, तो उस थ्योरी को अगर आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और कोई भी एग्जाम उसको काटेगा नहीं, राइट। सो इन्होंने क्या किया, पहली बार सेल बनाया 1.5 वोल्ट का, इन्होंने डिफरेंस देखा, ठीक है। वोल्टेज ने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की वोल्टा ने, इससे समझ आया कि करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है, राइट। प्राइमरी सेल, इन्होंने इसका जो सेल था ये प्राइमरी था। प्राइमरी सेल क्या होता है बेसिकली कि सिर्फ एक बार ये इलेक्ट्रिसिटी देगा, जब तक इसकी थोड़ी छोटी लाइफ होती है। आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर आप इसको रिचार्ज करेंगे तो ये रिचार्ज होगा नहीं। रिचार्ज के लिए दूसरे तरह की बैटरीज, एल्काइन वगैरह बैटरी होती हैं, उसमें डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये प्राइमरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल जो हम यूज़ करते हैं घरों में, मोबाइलों में, ये सेकेंडरी सेल होते हैं, ये बार बार चार्ज किए जा सकते हैं। जैसे लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम फॉस्फेट है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर आज की डेट में, लीड एसिड बैटरी है जो हम इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं। ये बैटरियाँ मैक्सिमम जो है 500 बार ऑन और 500 बार ऑफ चार्ज हो सकती हैं, 1000 बार चार्ज हो सकती हैं। तो इनका एक वो कॉन्सेप्ट होता है। तो पानी जस्ट लाइक ए प्रेशर है, करंट पानी का फ्लो है, ज़्यादा वोल्टेज रहेगी मीन्स ज़्यादा करंट फ्लो होगा। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो वोल्टेज का सिंबल होता है V, 230V, 15V, 12V, समथिंग लाइक दैट, जो B लगा होता है पीछे, वो वोल्ट V होता है। और वो इन्हीं के नाम का लास्ट वाला जो शब्द था एलेक्सेंड्रो वोल्टा, इनको सम्मान देने के लिए जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया तो इनको सम्मान देने के लिए वोल्टा से वोल्ट एक सिंबल जो है वो इनके नाम से हमेशा के लिए पेटेंट हो गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। सो आप इस टॉपिक को ऐसे समझ सकते हैं कि वोल्टा ने
वोल्टेज का आविष्कार किया, बट वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट से फ्लो हो रहे हैं तो वो एनर्जी भी हीट जनरेट कर रहे हैं, यानी कि I²R लॉस दे रहे हैं, राइट। सो अलेसैंड्रो वोल्टा ने वोल्टेज दिया, प्रेशर की तरह उसको बताया। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट दो वैज्ञानिकों के और नाम इसमें आते हैं। दूसरा नाम है चार्ल्स एंगस्टीन डी कूलाम। चार्ज की यूनिट हमेशा कूलाम होती है, वो इन्हीं के नाम से आई, राइट। इन्होंने क्या दिया कि कूलाम्स लॉ ये बताता है कि दो सोर्सेस के बीच में कितनी ताकत लगती है, मतलब बिजली को मापने की जो नींव है वो डी कूलाम ने ही रखी थी। बिना कूलाम के हम यूनिट चार्ज को नहीं समझ सकते हैं। इन्होंने उसको डिफाइन किया था एक्चुअली। सो यूनिट चार्ज का मतलब ये होता है कि एक यूनिट चार्ज में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक परमाणु के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स दिया वो उस पर जो चार्ज होता है वो 1.6 समथिंग होता है, 1.9। सो इन्होंने जो चार्ज दिया बेसिकली इन्होंने एक यूनिट चार्ज की डेफिनेशन दी 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके बाद में जेम्स प्रेस्कॉट जूल आए। इन्होंने बताया कि एक चार्ज को पॉजिटिव से नीचे आने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, राइट, तो वो एनर्जी कैसे उसमें रिएक्ट कर रही है। तो आप यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझो कि वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट हुई। सो एक यूनिट चार्ज को मीन्स 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि इधर आप देख पा रहे होंगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। बैटरी का सेल अगर देखेंगे तो एक पॉजिटिव सेल होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, राइट। तो पॉजिटिव साइड को नेगेटिव साइड तक ले जाने में जितनी ऊर्जा खर्च होगी, अब मैं जैसे यहाँ से मार्केट जाऊँगा सब्जी लेने के लिए, तो मैं पैदल जाऊँगा तो मेरी ऊर्जा खर्च होगी, और मैं साइकिल से जाऊँगा तो मेरी ऊर्जा खर्च होगी। वो बात आज अलग है कि सबके पास आजकल स्कूटी हैं, साइकिल तो है नहीं, भूल ही गए, कार से और जाते हैं। तो वो जो ऊर्जा खर्च करते हैं वो पेट्रोल खर्च करते हैं, वो मनी खर्च करते हैं, तो वो डबल ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, राइट। सो एक यूनिट चार्ज को 6.24 इंटू 10⁻⁻ इलेक्ट्रॉन्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में खर्च हुई ऊर्जा को वोल्टेज बोलते हैं। ये है वोल्टेज की एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो आप पेपर्स में भी लिख के आएंगे और जो आप किसी इंटरव्यूअर में को भी बताएंगे कि सर ये होता है एक्चुअली वोल्टेज, और इस टाइप से उसको डिफाइन करते हैं। तो वोल्टेज क्या है, बेसिकली एक प्रेशर है। वो प्रेशर जो पॉइंट ए हाई पोटेंशियल से पॉइंट बी लो पोटेंशियल तक जाने में जो एनर्जी खर्च करता है उसको वोल्टेज बोलते हैं, राइट। अब एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए एक और तरीके से परिभाषा में जा सकते हैं कि मान लीजिए 5 वोल्ट है। अब 5 वोल्ट कैसे बनेगी, तो एक यूनिट चार्ज को 5 किलोमीटर या 5 मीटर तक जाने में जो समय लगेगा, तो जो 5 मीटर जूल एनर्जी खर्च कर रहे हो ना, वो वोल्टेज के बराबर होती है। तो ये बेसिकली वोल्टेज की ओवरऑल समरी है यहाँ पे। और हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, और वोल्टेज हमेशा एक प्रेशर होती है। सो आप कभी भी वोल्टेज की डेफिनेशन को गलत तरीके से एक्सप्रेस ना करें अपने इंटरव्यूअर के साथ, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, या जो भाई जो लोग अपना जो भी हमारी माता बहनाएं हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हैं। सो वो अगर जैसे पीसीएस की तैयारी करते हैं या पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी करते हैं, तो उस कंडीशन में बेसिकली अगर आप सही अगर वो देंगे इंटरव्यू को सही एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन अभी तक की मेरी सबसे जो कई किताबों को पढ़ने के बाद मैंने जो एनालिसिस किया वो आपके सामने रखा है। अब आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक चीज़ आपको और मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप ये देख रहे होंगे आपके पास, आपको वोल्टेज समझ में आ गया है। अब रहा एटम, राइट। सो एटम बेसिकली होता क्या है, एटम क्या होता है, उसको जब किसी
मान लीजिए एक पत्थर है, आप उसको तोड़ोगे, चूना बनाओगे, फिर पाउडर बन जाएगा, फिर पाउडर बनने के बाद में भी और महीन पाउडर बन जाएगा। तो जब से जो ब्रह्मांड है हमारा, जो सृष्टि है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हर जगह एटम मौजूद है। तो एटम बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, राइट। सो जो नाभि होती है, जो सेंटर होता है, राइट, उसमें अगर रेड डॉट देख रहे हैं आप, ये जो रेड डॉट देख रहे हैं आप, ये है प्रोटॉन, ओके। ये जो ब्राउन डॉट देख रहे हैं आप, ये है न्यूट्रॉन, राइट। ये जो चारों तरफ घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप इसमें बोलोगे इसमें कौन सी बात है जी, ये तो हमने सब जगह पढ़ा है, ये तो हमने किताबों में भी पढ़ा है, इसमें कौन सी नई बात है। अब इसमें नई बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर देख पा रहे होंगे तो। और ये जीरो है, न्यूट्रॉन वाला। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा जी, ये बताओ नाभि में उदासीन कौन सा होता है, बोले न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता तो उदासीन है, पर होता क्यों है? इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि और इसको तोड़ते हैं, मतलब क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम फिजिक्स में और अंदर तक जाते हैं। तो हम नाभि में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम इस लेवल पर तोड़ चुके हैं कि वहाँ से एक क्वार्ज, उनको क्वार्ज में तोड़ देते हैं। तो क्वार्ज की डेफिनेशन भी यहीं से निकल करके आती है, और क्वार्ज ही डिसाइड करते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहेगा, न्यूट्रॉन पे जीरो रहेगा, और ये पे, इस पे ये वाला चार्ज रहेगा, राइट। सो अब आप यहां समझिए, ये आपका एक 100% का कोई एक मैंने सिंबल लगाया, ओके। न्यूट्रॉन के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिनको क्वार्क कहते हैं, अंडरस्टैंड। अभी मैंने बताया आपको, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा है, आप इसको साइड कर दीजिए। ये बाय नेचर कैलकुलेशन को सही करने के लिए इन लोगों, साइंटिस्ट ने बेसिकली इसको नेगेटिव चार्ज मान लिया। अब रह गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं, राइट। एक अप क्वार्क, यानी कि एक अप क्वार्क प्लस 2/3 हिस्सा होता है, और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। तो 2 डाउन क्वार्क होते हैं तो -1/3 और -1/3, ये कैलकुलेशन होती है उनकी, राइट। सो जब आप इसको सम करेंगे तो ये जीरो हो जाता है, जब प्लस करेंगे तो ये जीरो हो जाता है। जब ये जीरो होगा तो यहां पे जीरो चार्ज आएगा, ओके। अब आते हैं प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन को जब तोड़ते हैं तो 2 अप क्वार्क आते हैं जो प्लस के 2/3 होते हैं, और जो डाउन क्वार्क हैं वो -1/3 हैं। सो प्लस के 1/2, प्लस के 2/3, प्लस के 2/3 को आपने जब जोड़ेंगे और प्लस 1/3 को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो प्रोटॉन जो है वो प्लस, पिछले प्लस आता है इसके ऊपर, राइट। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 1/2 हिस्सा है, और हर हिस्सा 1/3 है, और 2 हिस्सा 2/3 है। वैसे ही चार्ज को भी हम इस टाइप से ग्राफ के थ्रू बताते हैं, बट ये साइंटिफिकली कैलकुलेशन है जिसकी वजह से हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के ऊपर पॉजिटिव और जीरो चार्ज एक्चुअली आया है। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो कैलकुलेट नहीं होता है, ये साइंटिस्टों ने पहले से ही फिक्स कर रखा है कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये होता है एक्चुअली। सो ये ऑलरेडी साइंटिस्ट ने पहले ही माना हुआ है, राइट। ये क्या है बेसिकली कि सिस्टम को, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक रेफरेंस मान लिया कि हाँ कहीं से तो शुरू करना है तो इसको माइनस मान लो। अब आप जानते होंगे कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर फादर ऑफ एटम्स थे, ओके। एटॉमिक्स, जिन्होंने एटम बम बनाया था, तो एटम बम भी उन्होंने इसी सिद्धांत पे बनाया था। उन्होंने क्या किया था कि एटम को, न्यूट्रॉन्स को स्टेबल नहीं रहने दिया। जब न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं रहने दिया तो न्यूट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ेगा तो वहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को ही हम परमाणु बम में सबसे खतरनाक मानते हैं, राइट। इसको अपनी जगह से हिलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी जो है एक छोटा चैन रिएक्शन 1000 ऑफ कह सकते हैं डिग्रीज़ का जनरेट करते हैं, तब जाकर के वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, राइट। तो
अब आप एक क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा ये आता है कि भाई ये तो चलो इलेक्ट्रिसिटी के उसमें चार्ज कर लेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में काम आ जाएगा, फिर न्यूटन क्या करता है? सो आप एक चीज़ सोच के देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव से कर लेगा, ये नेगेटिव से कर देगा, दोनों एक जगह भाग जाएंगे तो एटम टूट जाएगा। एटम जब अनस्टेबल हो जाएगा तो धरती में किसी चीज़ का वजूद नहीं बचेगा। तो ये उसको एज ए भार प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे अगर आप तराजू को पकड़ोगे तो तराजू में क्या होता है कि इधर भी आप एक भार रखते हो, इधर भी भार रखते हो, तो ये जो सेंटर में है ना, ये उनको स्टेबल रखता है, बराबर करके रखता है, ताकि जो तराजू है, जो कह सकते हैं एक सिस्टम है, वो स्टेबल रहे। अगर ये नहीं होता तो सिस्टम स्टेबल नहीं होता और ब्रह्मांड में कुछ भी चीज़ अस्तित्व में नहीं होती और सब बिखर जाती। तो ऊपर वाले ने भी हर चीज़ को जब बनाया होगा तो बहुत कैलकुलेटेड किया होगा। अभी हम जब लोग इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ऊपर वाले ने तो पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट किया होगा, पूरा चैन सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। सो बेसिकली ये ही होता है जिसको हम ये इसको बांध करके रखता है और इसी को तोड़ करके हम लोग परमाणु बम बनाते हैं। जो आप सभी लोगों को पता है कि हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था, नागासाकी में गिराया था, और इंडिया ने भी जो है पोखरण में परमाणु बम के परीक्षण किए थे। तो वैज्ञानिकों ने इसी को अनस्टेबल किया था। बट इसका एक और एप्लीकेशन है जो हम रिएक्टर्स यूज़ करते हैं ना, रिएक्टर्स जो हम बिजली बनाते हैं, परमाणु से जब बिजली बनाते हैं, तो ये रिएक्टर वहाँ बहुत काम आता है। ये चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन के साथ काम करता है और रिएक्टर्स को स्टेबल ये रखता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक कि वोल्टेज क्या होता है, न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, जीरो चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होते हैं, और कैसे आपका जो है इसमें क्वार्क का रोल होता है, कैसे इनकी कैलकुलेशंस होती है। तो ये कैलकुलेशन जब आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो 101% पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। राइट, ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ओम 1872, अब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, वोल्टेज का जन्म हो गया था। अब वोल्टेज का जन्म हो गया था, एटम के बारे में भी पता चल गया, वोल्टेज भी पता चल गई, उसकी एनर्जी भी वोल्टेज इक्वल्स टू W/C, जो चार्ज है आपकी वो भी आ गई। राइट, अब चीज़ें और इंटरेस्टिंग होने लगी। यहाँ पे एक वोल्टेज करंट की रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि करंट अलग चल रहा है और वोल्टेज अलग चल रहा हो। सन 80s में जॉर्ज ओम का ने एक आविष्कार किया। इन्होंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लिया, राइट, एक बैटरी ली, एक बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, वायर रेजिस्टेंस को जोड़ा। इन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा जो है करंट भी बढ़ रहा है। राइट, वोल्टेज जो है वो हमेशा करंट को फॉलो करती है और प्रोपोर्शनल होती है करंट के, वोल्टेज करंट प्रोपोर्शनल टू करंट। रेसिस्टेंस जो है बेसिकली उसमें इसका एक कांस्टेंट होता है। मतलब अगर रेसिस्टेंस को आप फिक्स कर देते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, तो एक रेसिस्टेंस जब फिक्स हो गया, जैसी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वैसे करंट भी बढ़ेगी। फिर यहाँ से हमारी बेसिक इंजीनियरिंग की शुरुआत होनी शुरू हुई, फिर चीज़ों का आविष्कार होना शुरू हुआ, फिर रेसिस्टेंस लगा करके लोग जो है हीटर बनाने लगे, गर्म एलिमेंट होने लगा। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से फिर चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई। तो ये इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया कि भाई वोल्टेज लगा दी, रेसिस्टेंस लगा दिया, उसको बदल बदल के करंट मेज़र किया, कैलकुलेटेड की, तो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स इन्होंने की। इन्होंने ये देखा कि करंट सिर्फ वोल्टेज पर ही नहीं बल्कि मटेरियल, रेसिस्टेंस के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो मटेरियल रेसिस्टेंस का वो ज़्यादा पावर, ज़्यादा हीट ऑब्जर्व, मीन्स कह सकते हैं कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें I²R × R के हिसाब से पावर लॉस भी ज़्यादा होंगे। तो इन्होंने वो फाइंड आउट किया और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ग्राफ बनाया, तब जा कर के ये फार्मूला सिद्ध हुआ। और आज की डेट में हम इंजीनियरिंग में इन्हीं फार्मूले के ऊपर बात करते हैं। फिर माइकल फैराडे का इंट्रोडक्शन हुआ 1831 में। माइकल फैराडे बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जाने जाते हैं। माइकल फैराडे का बेसिकली रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जो भी हम जनरेटर्स देखते हैं, मोटर्स देखते हैं,
ये सब इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे आया, राइट। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, उससे पहले थोड़ा सा आप पीछे जाते हैं, 1820 में जाते हैं। इनके एक फ्रेंड हुआ करते थे, हंस क्रिश्चियन आस्ट्रेड। इन्होंने क्या खोजा था कि इन्होंने एक कोयल ली, कोयल पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बना, मतलब एक चुंबक बनी। तो अब फैराडे ने उल्टा सवाल पूछा, भाई अगर मैग्नेट से चुंबक, इलेक्ट्रिसिटी से चुंबक बन सकती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका चुंबक से वापस उल्टा इलेक्ट्रिसिटी बन जाए? तो इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, इनको 11 साल लगे। आज की डेट में 11 साल जो होते हैं ना, बहुत बड़ा टाइम होता है। 11 साल तो आप अगर पीसीएस की तैयारी करने जाते हो ना, तो अब तो गवर्नमेंट भी 5 टर्म देती है। अगर मान लो उस टर्म ही नहीं दिए होते, उन्होंने बोला इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो आप ये एक्सपेरिमेंट कभी होता भी नहीं। तो चीज़ों का ना कोई टाइम नहीं होता है, वो चीज़ें कभी भी आविष्कार में बदल जाती हैं, अगर बंदे के अंदर जिल हो, बंदे के अंदर कुछ करने की कैपेबिलिटी होती है तो। बट इस बंदे ने देखो ना, आप ये सोचो कि 11 साल वो बंदा लगा रहा और उसने 11 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट भी ऐसे नहीं करे वो, शायद कहीं मैंने पढ़ा था कि वो बाई इत्तेफाकन एक्सपेरिमेंट हो गया। अब कैसे हुआ, ये एक कोयल को लपेटते थे मैग्नेट के ऊपर, और उसके बाद में उसके ऊपर चुंबक रख देते थे। तो ऐसे थोड़ी ना कोयल, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। फिर एक दिन सडनली क्या हुआ कि कोयल के अंदर इन्होंने मैग्नेट को डाला, तब थोड़ी सी हरकत हुई। तब इनको समझ में आया कि मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट कर रही है जब वो कोयल के अंदर घूम रही है। तो इन्होंने उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, राइट। तो वहाँ से हमारे माइकल फैराडेज का वोल्टेज का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, और यहीं से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। सो थॉमस अल्वा एडिसन को सारे लोग जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है वो किंग ऑफ डीसी बोला जाता है। यानी कि सबसे पहले जब एडिशन, जब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी का ये फाइंड आउट कर लेता है कि हम चुंबक से मैग्नेट बना सकते हैं, देन उस कंडीशन के बाद में थॉमस अल्वा एडिसन टोटली ही डीसी पे गए। और निकोला टेस्ला जो है बहुत ब्रिलियंट वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, बेसिकली इंजीनियर थे। ये बेसिकली इनका कोई फ्रेंड रहा होगा एडिशन का, तो एडिशन के फ्रेंड के साथ में इन्होंने अपना उनके साथ ये जानते थे, तो उन्होंने इनको रेफ़र किया था कि भाई जॉब के लिए चले जाओ। तो इन्होंने अपने यहाँ इसको रख लिया था। बस इन्होंने शर्त लगाई थी कि मैं आपको पैसे तब दूंगा जब आप मेरे ये सिस्टम्स को डिज़ाइन कर दोगे थोड़ा सा, और इनको अच्छा कर दोगे। तो इन्होंने सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ किया, और फिर इस भाई ने कोई पैसे वैसे नहीं दिए इन भाई साहब को, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। तो इन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को बिजली का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। हालांकि एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार पहले नहीं किया था, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक इसको बनाया था। व्यवहारिक आप समझ सकते हैं कि कॉमर्शलाइज किया। जो हम घरों में एलईडी बल्ब और ये सब बल्ब लगा रहे हैं, वो सबसे पहले जो स्वरूप दिया था उन्होंने बल्ब का, के पीछे से पतला होता है, B22 होल्डर होता है, आप सीधा उसको लगा सकते हो, राइट। तो एडिसन ने क्या किया था कि जो इनसे पहले लोग बल्ब ट्राई कर रहे थे, राइट, वो जल जाते थे। मतलब उनका जो फिलामेंट उन्होंने यूज़ कर रहे थे, वो फिलामेंट बहुत जल्दी टूट जाता था। तो इन्होंने आविष्कार करके कार्बन फिलामेंट खोजा था, जो 110 वोल्ट पे जलने में सफल रहा, और पूरी दुनिया में इनका एक स्टैंडर्ड तय हुआ, राइट। तो डीसी पावर स्टेशन ही बनाया इन्होंने। एक पर्ल स्टेट स्टेशन है जो दुनिया का पहला डीसी सिस्टम था, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घरों में जानी शुरू हुई। एक्चुअली पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी बस वो एक्सपेरिमेंट थी लैब में, कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होगा लैब के अंदर, राइट। तो उन्होंने एडिसन ने दिमाग के तेज़ थे। जैसे आज की डेट में अपना जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब खड़े होकर के, तो ऐसी कुछ टाइप के रहे थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना पैसा लगा करके मैं इलेक्ट्रिसिटी को या हर चीज़ को लोगों को पैसे मैं दूं और वहाँ से पैसा कमाना शुरू हो, उसकी डिमांड क्रिएट करूं। तो ये डिमांड क्रिएटर थे, पैसा इनका पास अच्छा खासा था। तो ये लोग ये क्या करते थे कि ये दुनिया भर से टैलेंट को उठाते थे। उस टाइम में जो उधर की तरफ के लोग थे, जो साइंस को, फिजिक्स की जानकारी रखते थे, और उनसे ये क्या कराते थे, एक्सपेरिमेंट करा करके, और उनके नाम की बजाय एक कंपनी के नाम से पेटेंट कराते थे चीज़ों को। और पेटेंट करने के बाद में
1000 के से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स जो हम मूवी देख रहे हैं, जो ये पंखे हैं, जो मोटर्स हैं, जो जनरेटर्स हैं, वो इन भाई साहब ने बहुत पेटेंट करा रखे हैं और इन्हीं की कंपनी उसकी रॉयल्टी खाती है, आज भी तक सब चल रहा है ऐसे। ठीक है, जो हम बैटरी बनाते हैं, जो आप इन्वर्टर्स यूज़ करते हो, उस इन्वर्टर्स में जो बैटरी होती है वो भी इन भाई साहब की ही देन है। थोड़ा सा इनके टेस्ला के बारे में बता देते हैं। ये बेसिकली एसी के जो है अनसंग हीरो रहे हैं। अनसंग मीन्स के पीछे, पर्दे के पीछे से इन्होंने काम किया, राइट। तो ये जो है जादूगर कहा जाता है बिजली का, बट ये एसी के जादूगर कहे जाते हैं। एसी करंट के ये आविष्कारक थे। इन्होंने डीसी सिस्टम को एसी में कन्वर्ट किया और एसी में कन्वर्ट करके क्या फ़ायदा हुआ कि आज आप बिजली भारत में बनाते हो, नेपाल भेज देते हो। आज आप बिजली पाकिस्तान भेजते हो, दुबई भेज देते हो, जहाँ तक भी आपकी लैंड कनेक्टिविटी है आप वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भेज देते हो। तो वो इन भाई साहब की वजह से हुआ, पॉसिबल हुआ। बहुत महान साइंटिस्ट थे। मैं तो कहता हूँ कि आप इनकी किताबें पढ़ें, इनको जानें, ये किस लेवल के साइंटिस्ट थे, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा वो पता चलेगा। और इन्होंने टेस्ला कोयल बनाई थी, आप ये टेस्ला कोयल देख पा रहे हैं। सो ये टेस्ला कोयल बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को हवा में भेजने का एक तरीका था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी हवा में भेजूँगा। तो काफ़ी पहले एक मूवी आई थी, देखा होगा आपने, उसका नाम था रोबोट 1, रोबोट 2, राइट। तो रोबोट 2 में शायद अक्षय कुमार थे, तो उन्होंने एक रोल किया था चिड़िया वाला। तो अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं आपके जब हमारे यहाँ मोबाइल टावर्स लग रहे थे तो काफ़ी लोगों ने विरोध किया, काफ़ी एनजीओ ने उसका विरोध किया कि हम भाई 6G नहीं लगाने देंगे, 5G नहीं लगाने देंगे, इससे मक्खियाँ मर रही हैं, इससे चिड़िया मर रही हैं, पक्षी मर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जब मतलब कोई भी चीज़ को जब हम बनाते हैं, कोई भी चीज़ का जब इन्वेंट करते हैं, तो उसको मतलब कह सकते हैं कि रेसिस्ट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे वोल्टेज को आप दौड़ा रहे हो किसी चीज़ में, तो रजिस्टर है, एक रजिस्टर है लगा रखा है आपने, उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस करने की, तो वो उसको अपोज कर रहा है कि भाई मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू जाएगा तो पंखा चल जाएगा, तू जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, मैं तुझे यहीं रोक के रखूँगा। तो ऐसे कुछ लोग इंडस्ट्री में भी हुए। तो इन्होंने कोयल बनाई, ये इलेक्ट्रिसिटी हवा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थी बेसिकली, ताकि वायरलेस कर सके हम इलेक्ट्रिसिटी को। और इनके मरने के बाद आज तक ये कारनामा कोई नहीं कर पाया। और इनके प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, सेम टेस्ला कोयल बना करके लोगों ने बल्ब भी जलाए। तो वो एक्सपेरिमेंट भी हिस्ट्री चैनल और काफ़ी चीज़ों पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। सो वायरलेस जो है आज की डेट में, जो मोबाइल में वायरलेस है, जो आप रिमोट चलाते हो, जो आप साउंड वेव्स भेजते हो नेटवर्क पे, AM वेव, FM वेव, शॉर्ट वेव, तो वो सब इन्हीं की देन थी। टेस्ला ने माना था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को वैसे भी भेज सकते हैं। तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके आप सिग्नल्स को कितनी दूर तक हम भेज पा रहे हैं, वो भी उन्हीं का सपना था एक्चुअली। सो उन्होंने पहले ही दे दिया था, राइट। सो यहाँ पे इनका बेसिकली फिर दोनों में क्लैश स्टार्ट हो गया था। जब इन्होंने इनके सिस्टम को डिज़ाइन कर दिया था, इन्होंने जब इनको पैसे नहीं दिए थे, तो ये इनसे अलग हो गए थे। तो वॉशिंगटन हाउस एक सोसाइटी थी अमेरिका की, तो उन्होंने इनको अपने पास रखा था और इनके जो कॉन्सेप्ट थे उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने उनके साथ शेयर किया। और शेयर करने के बाद में एसी सिस्टम को इन्होंने पूरा फुल प्रूफ कर दिया और निकोला टेस्ला जो है वो डीसी में ही रह गया। अब डीसी में से एसी में जाने का मेन रीज़न क्या होता था कि आपको हर जो है 1-2 किलोमीटर पे ये पावर स्टेशन लगाने पड़ते थे और करंट को हम डायरेक्ट किसी सिस्टम में डालते हैं तो होता क्या है कि पावर लॉस, लाइन लॉस, एडी करंट लॉस, ये काफ़ी सारे लॉसेस सिस्टम में जनरेट होने लगते हैं, जिससे कि पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए मुझे इनके सिस्टम से अपने घर तक, मान लीजिए जैसे मैं जिस जगह भी रहता हूँ तो 1 किलोमीटर दूर मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी डीसी की भेजनी है, तो मैं बहुत उसकी वायर कैलकुलेशन करूँगा तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, वायर मोटा हो जाएगा, राइट। और मान लीजिए मेरी लाइन से किसी और बंदे ने भी लाइन जोड़ ली। अब एसी में तो हम क्या करते हैं कि एक खंभे से पूरे सोसाइटी को, पूरे एरिया को लाइट दे देते हैं, पूरे गांव को लाइट दे देते हैं। अब
इनके सिस्टम के हिसाब से गज जाते तो इनके सिस्टम के हिसाब से जो ये लाइट है, अगर मैं उसी तार में कोई दूसरा जोड़ लेता तो करंट उधर भी जाने लगता, तो मेरे यहाँ पावर वोल्टेज डाउन हो जाती, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के जो परफॉर्मेंस थी वो डाउन हो जाती। तो इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा डाउन होती थी, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते थे। बट एसी का जो मॉडल था उसमें कोई लॉसेस और कोई पावर लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस नहीं थे। तो इसीलिए ये उस टाइम की रेस में सबसे आगे हुए और इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को बदला। सो मुकाबले का जो इन दोनों के मुकाबले का जो दौर था वो ऑलमोस्ट सन 89 के आसपास चीज़ें काफ़ी क्लोज हो चुकी थी और निकोला टेस्ला इस रेस में पूरी तरीके से जीत चुके थे। एडिसन का एक डर का खेल भी रहा कि मान लीजिए कोई नेता है, राइट, उसे अगर सत्ता में वापस बने रहना है तो वो क्या करेगा, आपको डराएगा, दूसरे की कमियां बताएगा, धमकाएगा, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करेगा ताकि वो सत्ता में बना रहे। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई। तो इनके साथ क्या हुआ कि एडिसन क्या करता था कि जानवरों को पकड़ के लाता था और इलेक्ट्रिसिटी से उनको मार देता था, फिर बोलता था कि देखो एसी इतनी खतरनाक है कि इससे मर गई। अब मान लीजिए आपने ये बटन ऐसे करके जलाया, राइट, और आपको उसने पकड़ लिया तो आप भी मर जाओगे। तो कुछ लोग इनसे सहमत होते थे। तो उस टाइम पे काफ़ी हद तक ये लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि भाई डीसी ही भविष्य है, राइट, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, फिर एक चमत्कार कह सकते हैं या प्रकृति को ये मंजूर था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे नए रूप में आने वाली है। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक शिकागो वर्ल्ड फेयर था 1893 में, यहाँ टेस्ला की सबसे बड़ी जीत हुई थी। टेस्ला और वॉशिंगटन हाउस ने एडिसन से बहुत कम कीमत पर पूरे फेयर को रोशन करने का टेंडर मिला। यानी कि कोई वहाँ पे एग्जीबिशन रही होगी, कोई मेला लगा होगा, उसको रोशन करने का एक टेंडर मिला बहुत कम कीमत पे। तो आपको मैंने अभी बताया कि अगर हम एडिशन के हिसाब से जाएंगे तो वायर बहुत मोटी लगानी पड़ेगी, सब स्टेशन लगाने पड़ेंगे, 2 3 3 4 4, कौन इतनी कॉस्ट बेयर करेगा आज की डेट में। तो जब मैंने एलईडी इंडस्ट्री ज्वाइन की थी सन 2010 में, मैं आपको बताता हूँ, 2010 में एलईडी बल्ब की कीमत अराउंड 800 रुपये रही होगी, 800 850 के करीब थी। आज की डेट में एलईडी की बल्ब की कीमत पता है आपको क्या है, जो बॉम कॉस्ट बनती है? 16.5 रुपये। यस, 16.5 17 रुपये। और मुझे एलईडी इंडस्ट्री छोड़े हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। तो 4 साल पहले 16.5 रुपये 17 रुपये एलईडी बल्ब की कीमत थी, जो 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब हम घरों में यूज़ करते हैं। और कहाँ 850 रुपये जो एलईडी ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं। मेरे सामने की बात है, हमने जब एलईडी ट्यूबलाइट डिज़ाइन की थी तो वो ट्यूबलाइट कंपनी ने 2,000-2,500 रुपये की फैक्ट्री प्राइस रखा था। और जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारे यहाँ से ट्यूबलाइट्स बनवाई थी वो 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार में बेची थी। तो उस टाइम पे जब लोग रिनोवेशन करते थे घर का तो एलईडी की ट्यूबलाइट का बहुत एकदम से चलन आया था, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती थी, लाइट ल्यूमेंस बहुत अच्छे होते थे। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो वो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट हुआ करता था। और आज की डेट में देख लो आप क्या है। तो ऐसे ही कब तक आप सिस्टम को, हैवी सिस्टम को लेकर चलते रहोगे। तो डीसी पे चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, कॉस्ट सेविंग आ ही नहीं रही थी। आज की डेट में हर चीज़ में कॉस्ट सेविंग है, राइट। तो इन्होंने फिर क्या किया कि उसको बहुत कम कॉस्टिंग में उस सिस्टम को टेंडर लिया और पूरा मेला, मतलब पूरा एग्जीबिशन जो था उसमें एसी सिंगल एक पॉइंट से पूरी एसी पूरी इलेक्ट्रिसिटी दे दी। और वही सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद है नियाग्रा फॉल्स पे आते हैं। नियाग्रा फॉल्स बेसिकली क्या था, एक हाइड्रो पावर प्लांट का इनको टेंडर मिला था। वॉशिंगटन हाउस को इसका प्लांट वो मिला था, नियाग्रा फॉल्स का एक टेंडर मिला था। तो जिन्होंने मीलों दूर से, एक शहर हुआ करता था जहाँ प्लांट लगा था, वहाँ से उस शहर का नाम था वेफेलो शहर था। वेफेलो शहर को रोशन किया था। और डीसी उस दिन से ख़त्म हो गई कि भाई हम डीसी नहीं यूज़ करेंगे, ये हमारी तरफ से अब हम 100% एसी पे जाएंगे। कंपनियाँ, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन सब एसी पे जाने लगे, राइट। सो ट्रांसमिशन जो होता है डीसी में बहुत कम होता है, एसी में बहुत दूर तक आप भेज सकते हो। वोल्टेज स्थिर रहती है, कम रहती है, बट आप इसको वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप भी डाउन भी कर सकते हो। बट डीसी में वोल्टेज फिक्स रहती है, राइट। खर्च बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टेशन लगाने पड़ेंगे, इतना किसी का पैसा नहीं है।
ये सस्ता होता है, छोटा सा ट्रांसफॉर्मर ही देख लो कि आपके घर मोहल्ले में लगा होता है, पूरे दुनिया को, पूरे गांव को रोशन कर देता है। बैटरी और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ही चल सकते थे इससे, डीसी से, राइट। और इससे आप पूरे पूरे घर, पूरे पूरे फैक्ट्रियाँ सब कुछ चला लेते हो, बहुत पावरफुल है। अब आते हैं कि 230 वोल्ट का क्या कॉन्सेप्ट आया, राइट। तो निकोला टेस्ला जब एडिसन के यहाँ ज्वाइन किए थे तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई एक काम करना है, मेरे यहाँ जो सिस्टम है वो 110 वोल्ट का है, और निकोला टेस्ला को बोला कि इन सिस्टम को आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, राइट। तो उसने जो उनके इंडक्शन मोटर्स थी, जो उनकी मोटर्स थी जो डीसी पे वर्क करती थी, और उस टाइम में जो है उन्होंने जब सिस्टम डेवलप किया तो उन्होंने डीसी बनाया प्लस एसी भी 110 वोल्ट बनाया, राइट। तो 110 वोल्ट एसी बनाने के बाद में उन्होंने ये देखा कि मेरी जो इफ़िशेंसी है और मेरी जो लाइफ है, जो सर्किट के लॉसेस हैं, वो 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे, 60 हर्ट्ज एक्चुअली था उस टाइम पे, तो 60 हर्ट्ज पे वो ओके हैं। तो इन्होंने क्या किया कि निकोला टेस्ला ने उनके जो सिस्टम डिज़ाइन किए थॉमस अल्वा एडिसन के, वो किए 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पे, उनकी इफ़िशेंसी अच्छी आती थी। बट एक कंपनी आई थी जिसका नाम था, जर्मन कंपनी थी AEG की, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी थॉमस अल्वा एडिसन ने उसका कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था। फिर दुनिया भर में ये होड़ होने लगी कि कहाँ पे कौन सी वोल्टेज रहनी है, तो फिर ब्रिटिशेस यूरोप की तरफ इलेक्ट्रिसिटी गई, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी ने अट्रैक्ट किया। तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे जब वर्क कर रहे थे, उनके इंजीनियर्स जब वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम 230 की इलेक्ट्रिसिटी घरों में देते हैं और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देते हैं, उस कंडीशन में जो हमारे इक्विपमेंट हैं उनका साइज़ छोटा हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन छोटी हो रही हैं, पावर लॉसेस कम हो रहे हैं, हीट जनरेशन कम हो रही है। तो उन्होंने फिर 230 को पेटेंट किया कि हम 230 पे ही काम करेंगे, राइट। आर्मी के कुछ इक्विपमेंट जो है वो 60-80 हर्ट्ज पे भी यूज़ होते हैं ड्यू टू साइज़ ऑफ इम्पैक्ट। तो वो हम आगे बात करेंगे कि फ्रिक्वेंसी का से कैसा साइज़ का एक रोल होता है जब हम अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो, राइट। तो इफ़िशेंसी अच्छी हो गई, जर्मन कंपनी ने उसको पेटेंट कर लिया, तो वो चीज़ें 230 में आने लगी। अब इंडिया में कैसे 230 आई, आप ये सोचोगे कि इंडिया में भी तो 230 हुई, हमने तो इन्वेंट किया नहीं कुछ, हमने तो डीसी बल्ब बनाया था अगस्त से ऋषि मुनि के टाइम पे। तो 230 ऐसे हुआ कि जहाँ जहाँ अमेरिका ने राज किया, मीन्स जहाँ अमेरिका की कॉलोनी रही, लाइक अमेरिका में, अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंटल में रहा, जापान में रहा, तो वहाँ पे लाइट 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे चली। बट ब्रिटिशेस ने ऑल ओवर पूरी अर्थ का 60% एरिया पर राज किया हुआ है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ ब्रिटिशेस रहे, वो जो अपने इक्विपमेंट ले गए वो 230 पर चलते थे। इसीलिए इंडिया के अंदर 230 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखने के लिए मिलती है, वो ब्रिटिशेस की वजह से है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक चार्ट लगा है। भारत में 2030 कैसा आया, मैंने आपको अभी इसका एक्सप्लेन किया है। भारत में बिजली की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, राइट। क्योंकि ब्रिटिश ने 230 का यूरोप मानक अपनाया था, यूरोपियन स्टैंडर्ड अपनाया था, इसलिए उन्हें भारत में ही वही सिस्टम लागू करना किया जहाँ जो उन्होंने ब्रिटिश वहाँ से लेके आए थे। तो भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अधिकांश अफ्रीकन देशों में जहाँ जहाँ इनका राज रहा था यूरोप्स का, उसमें यूरोप में पुर्तगाल के लोग भी आते हैं, फ्रांसीसी, डच, ये लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज ब्रिटिश ही आते हैं, ठीक है। तो जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यहाँ पे फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, तो ऐसे लोगों का सिलसिला लगा रहा। तो बेसिकली यूएस, जापान में आपकी 110 वोल्ट यूज़ होती है, और इंडिया वगैरह, यूरोप वगैरह में 230 वोल्ट यूज़ होती है, राइट। सो आपको मैंने वो मोटा मोटी सी इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो बता दिया है कि इंडिया में कैसे 230 वोल्ट आई। 50 हर्ट्ज क्यों हुआ, तो 50 हर्ट्ज मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि निकोला टेस्ला ने गणना की कि 60 हर्ट्ज आर्क के जो लैंप हैं और उनके द्वारा जो बनाए गए इंडक्शन मोटर है, वो सबसे कुशल इफिशिएंट जो है वो 60 हर्ट्ज पे या 50 हर्ट्ज पे ही होते थे। तो इसीलिए 50 हर्ट्ज की शुरुआत हुई। मीन्स 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ये साइन वेव चल रही है,
अब साइन वेव जो चल रही है वो आपको मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि साइन थीटा कहाँ से आता है, कोस थीटा कहाँ से आता है, पावर फैक्टर क्या होता है, वो अगली वीडियोस में आने वाले हैं आपके लिए। तो ये जो साइकिल है ये पीक पे क्यों गई, फिर नीचे क्यों आई, है इसका पूरा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा बहुत डिटेल्स में आपको। आप तो वीडियो में बने रहना, राइट। तो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसीज वहाँ से आई एक्चुअली, राइट। सो यूरोप की जो जर्मनी थी उसने पूरे वर्ल्ड में अपना जो AEG कंपनी थी उसने पूरे वर्ल्ड में अपना पेटेंट्स किए और उन्होंने उसको फिर 50 हर्ट्ज पे लेके चले गए, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो एडिसन ने बल्ब बनाया था तो वो 50 हर्ट्ज इसलिए रखा था क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी को कम कर देते थे तो वो बेसिकली आंखों से दिखता था कि ये झप रहा है, राइट। और अगर बढ़ा देते थे तो वो उसकी जो लाइफ होती थी, जो हीटिंग वो होती थी, वो तेज़ होती थी, वो ख़राब हो जाता था। तो 50 हर्ट्ज पे वो परफेक्ट होता है। तो दुनिया भर में बिजली के लिए 50 हर्ट्ज और अमेरिका के 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चुनने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था, बल्कि है इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और इंसानी आंखों की सीमा के बीच एक बेहतर तालमेल। जो हम घरों में लाइटें देखते हैं एकदम स्मूथ जलती हैं, वो सब उसी की वजह से। ये अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है एंड ये बेसिकली आपने देखा होगा कि रेड पे हम लाइन वायर लेते हैं, न्यूट्रल पे हम ब्लैक वायर लेते हैं और अर्थ पे हम कोई वायर नहीं लेते, अर्थ पे हम ग्रीन वायर लेते हैं। तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, जब इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई थी, निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन काम कर रहे थे, तो किसी भी वायर का कोई कलर मैपिंग नहीं थी एक्चुअली। तो जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट से करंट जा रहा है और नेगेटिव पॉइंट से वापस आ रहा है, तो वो क्या करते थे, एक कपड़ा लपेट देते थे, पर उनको पता नहीं होता था, तो कई बार करंट लग जाता था और काफ़ी लोगों की जान भी गई थी उस टाइम पे बिजली से ना। तो उन्होंने क्या किया कि उसको मापन करने के लिए उस पर कपड़ा लपेट देते थे, राइट। तो फिर भी उससे पता नहीं चला, बट फिर क्या हुआ कि 1906 में IEC स्टैंडर्ड आया, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, राइट। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए कि कौन सी चीज़ का कलर क्या रहने वाला है, ताकि लोगों को सामने से दिख जाए। तो लाल रंग को अगर आप देखोगे ना, तो लाल ब्लड रंग होता है, तो इसको आप कई दूर से देखते हो तो दिख जाता है, जैसे ट्रेन जा रही होती है तो लाल रंग दूर से दिख जाता है। तो लाल रंग बेसिकली खतरे का निशान होता है। लोगों ने लिया कि हाँ भाई लाल रंग खतरे का कैसे है, कि भाई जो चीज़ जान से मार देती है, जान चली जाती है, जिसकी बहने से जाए खून है, वो रेड है। तो लाल कलर बेसिकली वहाँ से आना शुरू हुआ, उसको डेंजर का इन्होंने निशान माना। तो जिस वायर में करंट दौड़ती थी, राइट, तो जिस वायर में करंट दौड़ रही है उसको इन्होंने रेड बोला, और जिस वायर में करंट वापस आ रही है क्योंकि वो लो पोटेंशियल से आती थी तो उसको इन्होंने ब्लैक बोला। फिर एक नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 1928 में आया, तो इन्होंने भी इस चीज़ को मान लिया कि रेड कलर को हम हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली लाइन पे यूज़ करेंगे और ब्लैक कलर को हम हमेशा न्यूट्रल मानेंगे। और अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो अर्थ को, जैसे अर्थ की सरफेस ग्रीन होती है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये वाला वायर ग्रीन की तरफ हम ले जाते हैं, तो इन्होंने स्टैंडर्ड को उसको फिक्स कर दिया। सो अभी तक के टॉपिक में आपको ये समझ में आया होगा वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है, कैसे हमारे रेड कलर गए, वायर का कलर रेड क्यों आया, ब्लैक कलर क्यों आया, थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे, निकोला टेस्ला ने कैसे AC को जनरेट किया जो हम घरों में AC देखते हैं, और कैसे जो है हमारा बल्ब का आविष्कार हुआ, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज कहाँ से आई। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो वोल्टेज और करंट का कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अगली वीडियो में आने वाला है। और साइन थीटा क्यों लेते हैं, कोस थीटा क्यों लेते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है, जो घरों में आप बिजली यूज़ कर रहे हो एनर्जी वो कहाँ से आती है, ट्रांसमिशन लाइन कैसे वर्क करती हैं। तो एक टॉपिक और है इसके अंदर, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक कोरोनल इफेक्ट होता है। कोरोना से हम सब कोरोना से निकल के आए हैं, तो एक कोरोना शब्द लाइटिंग में भी यूज़ करते हैं। बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा कि बोल भी लटकाते हैं कई जगह, और कई जगह स्फेरिकल मतलब सराउंड का एक सिलेंडर टाइप का भी लटकाते हैं लाइन में। तो उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो बने रहिए, वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो चैनल पे जाएं, चैनल पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।